एक बड़ा ही अजीब सा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता जरूर है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बेहिसाब पैसा कमाने के बाद भी खुश नहीं रह पाते? हमेशा एक बेचैनी सी रहती है। सही बात है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत कम आमदनी में भी अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा संतुष्ट और खुश नजर आते हैं। ये एक ऐसी पहेली है ना जो सोचने पे मजबूर कर देती है। बिल्कुल, और यही सवाल हमें आज के हमारी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में ले आता है। हाँ, अच्छा। आज हम एलिजाबेथ डन और माइकल नॉर्टन की किताब हैप्पी मनी द साइंस ऑफ हैप्पियर स्पेंडिंग से मिले कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर बात करने वाले हैं। अरे वाह! ये किताब इस आम धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी। हाँ, और आज हमारा मिशन भी एकदम साफ है। हम ये नहीं देखेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये समझेंगे कि पैसे को इस तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए कि उससे सच्ची और लंबे समय तक टिकने वाली खुशी मिल सके। एकदम। हम उन 5 सिद्धांतों पर बात करेंगे जो इस किताब में दिए गए हैं, और ये वाकई में हमारे सोचने का तरीका बदल सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। बात ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बात ये है कि आप उसे इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। सही कहा। ये एक तरह से पैसे को देखने का नजरिया बदलने जैसा है। पैसे को एक बोझ या जरूरत की तरह नहीं, बल्कि एक टूल, एक साधन की तरह देखना, जिसका इस्तेमाल हम अपनी खुशी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं जो हम सब की जिंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एक नया महंगा फोन, एक बड़ी गाड़ी या डिजाइनर कपड़े खरीदने से हमें बहुत खुशी मिलेगी। मतलब पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री इसी एक आइडिया पर खड़ी है। सही बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो खुशी हमेशा बनी रहती है? किताब इस बारे में क्या कहती है? यहाँ पर ना विज्ञान का नजरिया बहुत साफ है और थोड़ा चौंकाने वाला भी है। किताब के अनुसार सामान खरीदने से मिलने वाली खुशी बहुत ही कम समय के लिए होती है। अच्छा। मनोविज्ञान में इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। आप इसे खुशी का ट्रेडमिल भी कह सकते हैं। खुशी का ट्रेडमिल? ये क्या है? मतलब हम एक नई चीज खरीदने के लिए भागते हैं, हमें वो मिल जाती है, थोड़ी देर के लिए खुशी भी मिलती है, पर हम रुकते नहीं, बल्कि उस ट्रेडमिल पर अगले लक्ष्य की तरफ भागने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि हम लगातार भागते रहते हैं, पर खुशी के मामले में वहीं के वहीं रहते हैं। खुशी का ट्रेडमिल? ये तो बहुत सही बात कही। जो नया फोन आज एक सपने जैसा लगता है, वो कुछ ही हफ्तों में बस एक आम सी चीज बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर सामान नहीं, तो फिर क्या? किताब इसका क्या विकल्प देती है? किताब कहती है अनुभवों पर खर्च करें। अनुभव यानी ऐसी चीजें जो हम करते हैं, ना कि ऐसी चीजें जो हम रखते हैं। जैसे कि या कोई नई भाषा सीखना। ये चीजें हमारी यादों का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, एक नया लैपटॉप तो मैं हर रोज इस्तेमाल करूंगी, वो सालों तक मेरे काम आएगा, लेकिन एक वेकेशन तो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी। तो क्या एक टिकाऊ चीज पर पैसा खर्च करना एक छोटे से अनुभव से बेहतर नहीं है? ये सवाल बहुत वाजिब है और ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन फर्क यहाँ है, लैपटॉप कुछ सालों में पुराना हो जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी। हाँ, ये तो है। लेकिन वो एक हफ्ते की वेकेशन की यादें, वो आपके साथ जिंदगी भर रहेंगी। बल्कि समय के साथ वो यादें और भी मीठी हो जाती हैं। जब भी आप उन पलों को याद करेंगे, आपको वही खुशी दोबारा महसूस होगी। वो यात्रा आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, आपकी कहानी का एक चैप्टर बन जाती है। आपका पुराना लैपटॉप आपकी कहानी का हिस्सा नहीं बनता। वाह, ये बात तो मैंने इस तरह से कभी सोची ही नहीं थी कि अनुभव हमारी पहचान बन जाते हैं। मुझे आज भी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ की गई एक छोटी सी ट्रिप की हर बात याद है, लेकिन ये बिल्कुल याद नहीं कि उस वक्त मेरे पास कौन सा फोन था। देखा, यही बात है। ठीक है, तो पहला सबक साफ है, चीजों से ज्यादा अनुभवों में निवेश करें। अब ये बात तो समझ आती है क्योंकि वो अनुभव हमारे अपने लिए हैं। लेकिन किताब में एक और अजीब बात कही गई है जो कहती है कि सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब पैसा हमारे लिए खर्च ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये दूसरा सिद्धांत पहली बार सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। हमारी पहली सोच हमेशा खुद के लिए कुछ करने की होती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और जैविक कारण है। जब कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करता है, किसी दोस्त को बिना किसी वजह के कोई तोहफा देता है, या किसी सामाजिक काम के लिए दान देता है, हाँ, तो उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अच्छा, तो इसका एक वैज्ञानिक आधार है। ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल। जैसे किसी दोस्त के लिए बिना किसी खास मौके के एक छोटा सा तोहफा ले जाओ,
और उसके चेहरे पर जो खुशी आती है उसे देखकर हमारा पूरा दिन बन जाता है। क्या यही वो बात है? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। यही वजह है कि किसी की मदद करने के बाद दिल को एक अलग तरह का सुकून और गहरी संतुष्टि महसूस होती है। ये खुशी खुद पर खर्च करने से मिली खुशी से कहीं ज्यादा गहरी और टिकाऊ होती है। कई स्टडीज में भी ये पाया गया है। क्या पाया गया है? कि जिन लोगों को पैसे देकर कहा गया कि वो इसे दूसरों पर खर्च करें, वे उन लोगों से ज्यादा खुश महसूस कर रहे थे जिन्हें खुद पर खर्च करने के लिए कहा गया था। अरे वाह! ये इस बात का सबूत है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम दूसरों से जुड़कर और उनकी मदद करके ज्यादा खुश रहते हैं। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, क्या एक दोस्त को पिलाई 50 रुपए की कॉफी से मिली खुशी मेरे लिए खरीदे गए 50,000 के फोन से मिली खुशी से ज्यादा हो सकती है? ये थोड़ा यकीन करने में मुश्किल लगता है। देखें, ये तीव्रता मतलब इंटेंसिटी का नहीं, बल्कि निरंतरता, फ्रीक्वेंसी का खेल है। अच्छा। शायद 50,000 का फोन आपको एक दिन के लिए बहुत ज्यादा खुशी दे, लेकिन वो खुशी बहुत तेजी से नीचे आएगी। हाँ, वो तो होता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरों पर किए गए छोटे छोटे खर्च, जैसे किसी के लिए कॉफी खरीदना, किसी की छोटी सी मदद कर देना, ये आपको नियमित रूप से खुशी के छोटे छोटे डोज देते रहते हैं। और यही बात हमें सीधे तीसरे सिद्धांत पर ले आती है। वाह, क्या बढ़िया तरीके से आपने इसे अगले पॉइंट से जोड़ दिया। तो तीसरा सिद्धांत इसी निरंतरता के बारे में है। हम अक्सर अपनी खुशियों को भविष्य के लिए टालते रहते हैं। हाँ। जब प्रमोशन मिलेगा तब जश्न मनाएंगे, या जब बड़ी लॉटरी लगेगी तब दुनिया घूमेंगे। लेकिन किताब इस सोच को चुनौती देती है ना? हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे किताब दूर करती है। तीसरा सिद्धांत कहता है, कुछ बड़ी खुशियों का इंतजार करने के बजाय कई छोटी छोटी खुशियों में निवेश करें। हम एक बड़ी इंटरनेशनल वेकेशन या एक लग्जरी कार के सपने में रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। किताब के अनुसार बार बार मिलने वाली छोटी छोटी खुशियां, जैसे हफ्ते में एक बार दोस्तों के साथ मिलना या हर सुबह अपनी पसंदीदा कॉफी पीना, ये हमारी ओवरऑल खुशी के लेवल पर एक बड़ी खुशी की तुलना में कई ज्यादा असर डालती हैं। मतलब जिंदगी को एक ग्रैंड इवेंट बनाने की जगह उसे छोटे छोटे खूबसूरत पलों की एक सीरीज बना देना। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। हम भागदौड़ में इतने उलझे रहते हैं कि इन छोटी चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता। देना और भी जरूरी हो जाता है। ये बहुत साधारण चीजें हो सकती हैं। काम के बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेकर अपना पसंदीदा गाना सुनना, हफ्ते में एक बार अपनी पसंद की कोई अच्छी किताब खरीदना, या किसी दोस्त से बस यूं ही फोन पर बात कर लेना। हाँ, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दिन को नियमित रूप से बेहतर बनाती हैं। इनका असर जुड़ता जाता है। किसी एक बड़े मौके का इंतजार करने से बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी में खुशी को लगातार छिड़कते रहें। हाँ बिल्कुल। कल ही की बात है, मैं काम से बहुत थकी हुई थी और बारिश हो रही थी। अच्छा। मैंने बस गाड़ी रोककर रास्ते के धारे के दुकान से 1 कप चाय और पकौड़े खाए। उस 10 मिनट में जो सुकून मिला वो शायद किसी महंगे रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। तो मैं आपकी बात समझ रही हूँ। यही है वो छोटी खुशी। लेकिन इन सब खुशियों को पाने के लिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हमें खर्च तो करना ही पड़ता है। और आजकल खर्च करने का तरीका बहुत बदल गया है। हम चीजें अभी खरीदते हैं और पैसे बाद में देते हैं। EMI। हाँ। लेकिन किताब का चौथा सिद्धांत तो इसके बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, और ये चौथा सिद्धांत आज के दौर में शायद सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल भी है। सिद्धांत है, पहले भुगतान करें, बाद में आनंद लें। ये हमारी बाय नाउ पे लेटर, क्रेडिट कार्ड और EMI की संस्कृति को सीधी चुनौती देता है। तो जब हम कोई चीज तुरंत ले लेते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं तो क्या होता है? तो उस चीज के इस्तेमाल के साथ एक अनकहा बोझ या डर जुड़ा रहता है। दिमाग के किसी कोने में ये बात चलती रहती है कि अरे अभी इसकी किस्त चुकानी बाकी है। हाँ, ये तो होता है। इस वजह से हम उस चीज का पूरा आनंद नहीं ले पाते। ये तो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि मेरा पूरा बैंकिंग ऐप मुझे EMI और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स और डिस्काउंट देता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री हमें इसके ठीक उलट करने के लिए कह रही है। तो क्या ये सिद्धांत आज की दुनिया में प्रैक्टिकल भी है? ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और इसके पीछे की साइकोलॉजी कमाल की है। सोचिए, जब आप किसी चीज का भुगतान पहले ही कर देते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? मान लीजिए आपने आज ही अगले महीने की छुट्टियों के लिए होटल और टिकट बुक करके पूरा पेमेंट कर दिया। अब आप अगले 1 महीने तक उन छुट्टियों का इंतजार करेंगे?
उस एंटिसिपेशन का मजा लेंगे। बिल्कुल, वो इंतजार अपने आप में खुशी बन जाता है। और जब आप असल में छुट्टियों पर जाएंगे तो आपको पैसे की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि भुगतान तो कब का हो चुका है। सही बात है। आप उस अनुभव का 100% आनंद ले पाएंगे, बिना किसी अपराध बोध के। मतलब भुगतान का दर्द अनुभव की खुशी से अलग हो जाता है और इंतजार की खुशी एक बोनस की तरह मिलती है। एकदम। ये तो कमाल का नजरिया है। मैं अब समझने लगी हूँ कि इन सभी सिद्धांतों में एक पैटर्न है। ये पैसे के बारे में कम और हमारी मनोविज्ञान और भावनाओं को मैनेज करने के बारे में ज्यादा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और शायद यही हमें पांचवे और सबसे जरूरी सिद्धांत पर ले आता है, जो पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज के बारे में है। हाँ, 5वां सिद्धांत कहता है पैसे से ज्यादा अपने समय को महत्व दें। और यही सबसे बड़ी भूल है जो हम अक्सर करते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि पैसा एक ऐसा संसाधन है जिसे दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय वो कभी वापस नहीं आता। कभी नहीं। समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। हम अक्सर लोगों को देखते हैं जो कुछ रुपए बचाने के लिए घंटों बर्बाद कर देते हैं, जैसे किसी सेल के लिए 2 घंटे लाइन में लगना। हाँ। या सस्ती फ्लाइट के लिए 8 घंटे का लेओवर में ना, जबकि सीधी फ्लाइट सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा देती है। यही तो समझना है। असली समझदारी इसी में है कि अगर थोड़ा ज्यादा खर्च करके तनाव कम किया जा सकता है या परिवार और दोस्तों के साथ बिताने के लिए समय निकाला जा सकता है, तो वो हमेशा एक बेहतर सौदा है। इसे टाइम आउटसोर्सिंग भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आपको घर की सफाई करना पसंद नहीं है और वो आपका पूरा वीकेंड खराब कर देता है, तो किसी की मदद लेना पैसे का एक बहुत अच्छा उपयोग है। उस बचे हुए समय में आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको सच में खुशी मिलती है। तो असल में ये पैसे से अपना समय वापस खरीदने जैसा है। बिल्कुल। उन कामों से समय खरीदना जिन्हें करने में हमें कोई खुशी नहीं मिलती, ताकि हम उस समय को उन कामों में लगा सकें जो हमें खुशी देते हैं। ये तो सच में हैप्पी मनी का सबसे अच्छा उदाहरण है। एकदम सही। जब हम पैसे को समय खरीदने या अपने जीवन को आसान बनाने के एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तब हम सही मायने में हैप्पी मनी खर्च कर रहे होते हैं। ये आलसी होना नहीं है। नहीं, ये अपने सबसे कीमती संसाधन यानी समय के बारे में रणनीतिक होना है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो सबसे बड़ा सबक यही निकलता है कि पैसा सीधे तौर पर खुशी नहीं खरीदता। ये एक बहुत पुराना मुहावरा है, लेकिन अधूरा है। सच तो ये है कि अगर पैसे को सही तरीके से खर्च किया जाए, तो वो निश्चित रूप से खुशी का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। बिल्कुल। हैप्पी मनी की परिभाषा शायद यही है, वो पैसा जो आपका तनाव कम करे, आपके रिश्ते मजबूत करे, खूबसूरत यादें बनाए और सबसे जरूरी आपका कीमती समय आपको वापस लौटाए। आपने इससे बहुत अच्छे से सारांशित किया है। ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल देता है, उसे एक जरूरत और बोझ से बदलकर एक अवसर बना देता है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक मौका। बिल्कुल। तो ये थे वो 5 सिद्धांत जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने खर्च करने के तरीके में छोटे छोटे बदलाव करके अपनी जिंदगी में खुशी के स्तर को बढ़ा सकते हैं। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर वे अकेले में सोच सकते हैं। जी। अगर किसी के खर्च करने का तरीका ही उसकी खुशी का पैमाना है, तो ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि अगर कोई अजनबी सिर्फ आपके पिछले महीने का बैंक स्टेटमेंट देखे, तो वो आपकी जिंदगी की कहानी और आपकी असली प्राथमिकताओं के बारे में क्या सोचेगा। वाह। ये सिर्फ नंबरों का लेखा जोखा नहीं है, ये एक तरह से हमारी जिंदगी जीने के तरीके का एक आईना है।